एनर्जी कंटिन्यू करेंगे। वर्क पावर एनर्जी का हमारा लेक्चर 4 है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमारा अभी तक हमने वर्क के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। आज हम थोड़ा सा एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो भी शुरू कर देंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि अलग अलग तरीके की जो फोर्सेस होती हैं, फ्रिक्शन फोर्स हो गई, स्प्रिंग की फोर्स हो गई, टेंशन फोर्स हो गई, इन सब की वजह से अगर आपको अलग अलग सिचुएशंस में वर्क डन निकालना पड़े तो वो कैसे निकालते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम में काम आएगा। जब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना होता है तो आपको अलग अलग जो भी फोर्सेस लग रही है सिस्टम के अंदर, उनकी वजह से कितना वर्क डन होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई हमारे को वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस वाला टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक आपको एग्जांपल मैं दे देती हूँ ताकि आपको लास्ट क्लास भी थोड़ी सी याद आ जाए। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा उसी का कंटिन्यूएशन करते हैं आज। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वाली फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हमें पता है कि अगर मेरी कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास है आपका m के बराबर, और इसको मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जा रही हूँ। सो बेसिकली मैं इसमें हाइट h जो है आपकी वो कवर कर रही हूँ, है ना। आपकी हाइट h जो है उससे मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताओ। स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड बेटा। अभी विजिबल है बच्चों? नो मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्ट मेरी ए पॉइंट पे थी, उसको हम बी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस केस। हमने लास्ट क्लास में भी कैलकुलेट किया था। वर्क डन बाय ग्रेविटी इफ आई टेक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, कितनी फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वजह से? mg, जी। है ना। तो एक तरीके से आप mg हमारी फोर्स लग रही है, उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे h के साथ, और mg और h के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री थोड़ी बन रहा है। mg आपका, हाँ, mg आपका नीचे की साइड पे है, मेरा जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है वो ऊपर की साइड पे है, तो एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री, है ना। एंगल हमारा 180 डिग्री बन गया। इसका मतलब क्या है? दैट आई एम बेसिकली हैविंग वर्क डन एज mgh cos 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू माइनस, फिर से mg। यस एक मैम, सेकेंड, स्क्रीन शो। एक सेकेंड बच्चों। अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो अच्छा है। हम क्या करा अभी तक आपने? बेटा अभी ये टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया है, वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला जो पार्ट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कि पिछली क्लास में हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का केस पढ़ा था, उसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट किया था, वही हम अभी आज की क्लास में भी कर रहे हैं डिस्कस, ताकि वर्क डन बाय ग्रेविटी आप फॉर्मली थोड़ा सा समझ लो। तो ये तो हो गया अगर आप ए से बी तक जा रहे हो। अब अगर यही मैं बोलूं कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो बी से ए पे आ रही है, तब क्या होगा? सब लोग अपनी कॉपी में एक बार वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है दैट इज कमिंग फ्रॉम बी टू ए, अगर ऑब्जेक्ट मेरी बी से ए तक आ रही है तो क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा, mgh हो जाएगा। अब ऐसा आपने क्यों बोला? क्योंकि अगर हम बी से ए में कैलकुलेट करेंगे, फिर से आपका फॉर्मूला तो सेम ही है mg.h, बट यहाँ पे आपका एंगल क्या बन रहा है? अब यहाँ पर हमारा mg भी नीचे की डायरेक्शन में, h भी हमारा नीचे की डायरेक्शन में है, h भी हमारा नीचे की डायरेक्शन में है, तो एंगल हमारा बन रहा है 0 डिग्री, है ना बेटा। तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे बी से लेकर ए तक, तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा? mgh cos 0 which will be equal to mgh only. Is this part okay? यस। ठीक है, यही हमने कल भी पढ़ा था, तभी तो हम बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स है ये। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, इतना नोट डाउन कर लिया। चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, तो यहीं से हम देख सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारा कंजर्वेटिव है। यहीं से आप देख सकते हो कि कंजर्वेटिव है ये मामला, ये मामला कंजर्वेटिव है। इसका रीजन क्या है कि वर्क डन बाय जो आपका आ रहा है फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो हमारा ग्रेविटी वाला चीज है, जो हमारा ग्रेविटी हो रहा है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है हमारा, ग्रेविटी जो है हमारी एक कंजर्वेटिव फोर्स आती है।
इसी का मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन दे देती हूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी में ग्रेविटी को हम कंजर्वेटिव नेचर क्यों बोलते हैं, कि ग्रेविटी हमारी कंजर्वेटिव है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि ग्रेविटी हमारी कंजर्वेटिव है। तो ना बेटा अब एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो कि मेरी एक बॉल है, मतलब वो यहाँ पे रखी हुई है पॉइंट ए पे, दिस इज अ मैम मास आई एम। थिंक स्क्रीन फ्रीज है। अच्छा एक सेकेंड बच्चा, आज हमारी क्लास में बच्चे लेट हो गए काफी सारे, काफी बच्चे लेट हो गए। गुड इवनिंग मैम, सॉरी गुड मैम लेट हो इवनिंग गया। बेटा, लेट कैसे हो गए? मैम मैं कहीं से आ रहा था, आज मैं कहीं चला गया था ना, तो आते अच्छा आते लेट हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। अभी हमने जो स्टार्ट ही किया, अभी लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वही पढ़ा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh होता है और माइनस mgh होता है अगर ऊपर लेके जा रहे हैं। अब मैं उसका कंजर्वेटिव नेचर आपको और इलस्ट्रेट करके दिखा रही थी। तो मैं बोल रही मैम हूँ अब प्लीज हमारा, लास्ट स्लाइड्स ओवर देखिए। अच्छा ठीक है बेटा, विजिबल है? यस मैम। ठीक है बच्चा, कर लो, नोट डाउन कर लो आराम से। यही तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, तभी तो हमने कहा था कि ग्रेविटी हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है, कि वर्क डन हमारा जो है क्लोज लूप में 0 है, वर्क डन हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। डन मैम, थैंक यू सो डन, मच। वेरी गुड। चलो अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब मैं कंजर्वेटिव नेचर आपको और अच्छे से इलस्ट्रेट कर रही हूँ कि सपोज मेरा ये पॉइंट है ए, और ये ए पॉइंट से मैं अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको बी पॉइंट तक लेके जा रही हूँ। ए पॉइंट से मैं जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसको बी पॉइंट तक लेके जा रही हूँ, और ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा कुछ सी पॉइंट है, ये मेरा कुछ सी पॉइंट है। तो अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मास जो है उस पे नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स लग रही है, और सपोज मैं सबसे पहले प्रोसेस की बात करती हूँ ए से बी तक, पॉइंट ए से बी तक मेरा पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। तो इस सिचुएशन में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? इस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सम एस। तो ये एंगल अगर मेरा थीटा के बराबर है, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, तो अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी, मैं क्या बोलूंगी, फोर्स डॉट एस, मतलब एम जी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना बन जाएगा, थीटा प्लस 90 डिग्री, यही होगा। यस मैम। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है बच्चों, कॉस मैम 90 एस प्लस थीटा, मल्टीप्लाई करो। फिर से बोलो बेटा। मैम एस माइनस मल्टीप्लाई करो। बेटा करते हैं ना वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, दिस इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स मैम यहाँ आपकी पे एम जी एस है, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ यहाँ पर एस आपका मैंने बना रखा है ना वेक्टर, देखो डायग्राम में एस आपकी डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, एस ओके आपकी मैम। डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ये आपका थीटा हो गया। तो अब आप लोगों को एक चीज याद दिला देती हूँ कि cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और माइनस साइन cos, थीटा। बिल्कुल सही बोला बेटा, और cos जो होता है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो डब्ल्यू ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस एम जी एस साइन थीटा। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है। और अब अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो है, ये वाला जो है डिस्टेंस, ये मेरा h के बराबर है, तो ट्रिग्नोमेट्री से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा कितना होगा यहाँ पे, h अपॉन s हो जाएगा ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो s यस की मैम। वैल्यू कितनी हो जाएगी, h साइन थीटा। तो एक तरीके से यहाँ पे आपके पास वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई फ्रॉम ए टू बी, माइनस एम जी एच। सही है इतना? यस मैम। ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, आपकी h की वैल्यू आ जाएगी s साइन थीटा। अभी ठीक है? यस। ठीक है बेटा, चलो ये तो हमने बात कर ली ए से बी में। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि आप सपोज पॉइंट ए टू सी जाते हो, एंड देन यू गो फ्रॉम सी टू बी, एंड देन यू गो फ्रॉम सी टू बी। तो अब इस वाले सिचुएशन में क्या होगा ये बताओ? मैम ए टू सी जाने में मैम ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में वर्क डन की वैल्यू 0 होगी, और मैम सी टू बिल्कुल बी सही, जाएंगे तो माइनस का mgh आएगी वर्क डन। वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ए टू सी में ग्रेविटी की वजह से वर्क डन की वैल्यू 0 क्यों आ रही है? मैम cos 90 डिग्री बन रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो थीटा होगा आपका mg, और डिस्प्लेसमेंट आपकी जिस साइड पे हो रही है वहां पे एंगल आपका 90 डिग्री बन जाएगा ना। और अगर आप बोल रहे हो कि वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम सी टू बी, तो यहाँ पर आप ऊपर की साइड पे जा रहे हो, फोर्स आपकी नीचे की साइड पे लग रही है, तो ये आपके पास माइनस एम जी एच आ जाएगा।
तो यहाँ पे भी अगर आप वर्क डन निकाल रहे हो फ्रॉम ए टू बी, तो आपके पास इन दोनों का सम तो माइनस mgh ही आ जाएगा ना। इन दोनों का सम तो आपके पास माइनस mgh ही आ जाएगा ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो भी हमारा वर्क डन हो रहा है इस केस में वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप ए से बी पे डायरेक्टली जा रहे हो या फिर पहले सी पे गए फिर बी पे गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खाली इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस मेजर करके अपन लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? सही है, ये वाला दोनों चीजें सब बच्चों को क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। तो अब चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी वाली चीज समझ लेते हैं। तो अभी तक हमने वर्क तो समझ लिया है। अब आप लोग ही मुझे बताओ कि आपके हिसाब से एनर्जी का क्या मतलब होता है। वर्क तो हमें समझ में आ गया कि कुछ काम हो रहा है, किसी तरीके से कुछ काम हो रहा है, कुछ फोर्स लग रही है जिसकी ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे मैम बताओ। मैम मैम एनर्जी किसी होती है वर्क को मैम करने के लिए जितनी ताकत चाहिए वो एनर्जी होती है। बिल्कुल सही, कितनी ताकत चाहिए। और कोई शब्द जो दिमाग में आ रहा हो? जितनी एनर्जी उतना वर्क। हाँ, ये लो मैं लिख भी देती हूँ। एनर्जी का मतलब बोला एक बच्चे ने ताकत, ऐसे ही लिखते हैं ना ताकत। हिंदी मेरी वीक है। सही है, स्पेलिंग सही है ताकत की, ठीक ही होगी। अब क्या कर सकते हैं। और बताओ, और क्या शब्द आ रहा है दिमाग में? ऐसे एक क्षमता करके शब्द होता है, पर वो मैं ट्राई भी नहीं करूंगी हिंदी में लिखने का। सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई दैट कि हाँ हिंदी में क्षमता कैसे ऊर्जा। लिखते हैं। एनर्जी की ऊर्जा, हिंदी बतानी है। हम एनर्जी का ऊर्जा। मतलब ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा, वाह। चलो, ये ऊर्जा भी मुझे लिखना नहीं आता, उसको मैं इंग्लिश में लिख दूंगी ऊर्जा। सही है, एक क्षमता वर्ड होता है, उसको भी इंग्लिश में लिख देते हैं क्षमता ठीक है। तो यार मैम अब ये किसी कार्य को मैम मैम किसी हम्म कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ताकत क्या, वह एनर्जी कहलाती है। वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अब ये बच्चे ने दे दिया मुझे प्रॉपर डेफिनेशन, इसको मैं इंग्लिश में चेंज करके थोड़ा सा लिख रही हूँ कि आपने बोला कि किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इफ यू वांट टू डू सम वर्क, तब आपको कुछ जरूरत है ना किसी चीज की, वही तो एनर्जी हो गई। तो एनर्जी इज नथिंग बट द इंटरनल कैपेसिटी, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बोल रहे हो कि किसी बॉडी में एनर्जी है तो वो वर्क कर सकती है। जैसे आप लोगों में जब तक एनर्जी है तब तक आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। जितनी देर में मेरे में एनर्जी है तब तक मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। अगर मेरे में एनर्जी नहीं होगी तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगी। अगर में एनर्जी नहीं होगी तो आप सो जाओगे, है ना बेटा। अब ये जो एनर्जी होती है ये भी काफी सारे तरीकों से अपीयर कर जाती है। अब ये जो एनर्जी होती है इसके भी बहुत तरीके होते हैं, इसके भी बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें आप उसको देख सकते हो। कुछ एग्जांपल्स बताओ। हीट एनर्जी, वेरी मैम गुड। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, चलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल सोलर आ गई, एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ पोटेंशियल गई। एनर्जी, और कौन कौन सी एनर्जी सुनी है? पोटेंशियल, पोटेंशियल, मैम ठीक है, चलो मैग्नेट पोटेंशियल एनर्जी भी मैंने पोटेंशियल मार्क कर दी। एनर्जी, केमिकल मैम न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी। हाँ मैग्नेटिक आ गई। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल तो ये आपकी होगी, पोटेंशियल काइनेटिक वगैरह सारी मैकेनिकल एनर्जीज हो गई। और आपकी क्या यार वो भी हो जाएगी तुम्हारी, तो यस ऐसे मैम, एटॉमिक एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, कितनी एनर्जीज हो गई। अकूस्टिकल एनर्जी हो गई, साउंड की भी तो एनर्जी होती है ना। हीट के लिए भी थर्मल एनर्जी कहते हैं उसको, हीट एनर्जी नहीं कहते। लाइट के लिए ऑप्टिकल एनर्जी कहते हैं उसको, है ना। तो अलग अलग तरीकों की बहुत सारी एनर्जीज होती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है दैट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। एनर्जी कैन चेंज, एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही होता है ना बेटा। इसका आप लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा है, बचपन से लेकर अभी तक एग्जाम्पल देख रहे हो कि ऐसे अगर हाथों को हम रब करते हैं सर्दियों के अंदर तो हाथ हमारे गर्म हो जाते हैं। तो आप मैकेनिकल एनर्जी जो है उस पर कुछ काम कर रहे हो अपने हाथ पे, उसको आप हीट एनर्जी के अंदर चेंज करो। सही बात है ना बच्चों? ठीक है, क्लियर है ये सारी चीज? यस मैम, चलो, ये तो एनर्जी का तुम्हें यस एक मैम। रिकैप हो गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो वैसे एनर्जी के बारे में। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? एनर्जी की तो डेफिनेशन हमें पता है, इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क। मैम इंटरनल कैपेसिटी, मैम क्या बेटा? प्रीवियस स्लाइड पे जाना है। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, ये वाली पे। मैम इससे प्रीवियस। अच्छा, ये वाली। कोई डाउट है तो बताओ।
ओके मैम, थैंक यू। ओके चलो वेरी गुड बेटा। अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी पे। अब मैंने बोला कि एनर्जी का मतलब तो क्या होता है, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना? ठीक है बेटा, एक सेकेंड। विजिबल है बच्चों? ठीक है। अब मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी भी तुम्हारी एनर्जी तो हो ही गई, तो इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है। अब ये लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो मोशन की वजह से आती है, तो इसकी हम डेफिनेशन पूरी जब लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं दैट इट इज इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके आगे आप लोग लिख लो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तुम्हारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है ये तुम्हारी एसोसिएटेड होती है, विद द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। हाँ बेटा। हाँ बच्चा, स्क्रीन पॉज्ड है क्या? नो मैम। हाँ तो फिर बोलो। मतलब किसी भी फॉर्म में हो। नो मैम। मैम एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो वो तो स्केलर ही होती है। हाँ, एनर्जी आपकी वैसे स्केलर क्वांटिटी है, तो वो चीज भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, पिछली स्लाइड पे नहीं लिखा था, तो ठीक है। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और ये भी आपकी स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की वजह से अराइज करती है। सही है बेटा? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? बाकी बच्चों को आ रही है क्या? यस हाँ तो मैम। बच्चा एक बार रिफ्रेश कर लो, आपकी भी आवाज कट के आ रही थी, हो सकता है इंटरनेट में थोड़ी दिक्कत हो, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। ओके अब मैम। काइनेटिक एनर्जी भी ना हम 2-3 तरीके से पढ़ेंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी अभी जो हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन के अंदर, वो होगी तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन के केस में, ये वाली एनर्जी हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन के केस में। आगे जाकर हम बात करेंगे रोटेशन की, कि ऑब्जेक्ट्स रोटेट भी हो रही है, तब हम बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर वो रोटेट हो रही है तो उसकी कुछ वेलोसिटी से रोटेट होएगी ना, तो वहां पे भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी की टर्म आ जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी रोटेशनल मोशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी अराइज करती है। बट काइनेटिक एनर्जी हमारी अराइज इसीलिए करती है क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी वो मोशन में हो। इसका फॉर्मूला भी सब बच्चों को पता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m के बराबर है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? बचपन से पढ़ते आए हो, क्या फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv स्क्वायर। वेरी गुड, इट विल बी हाफ mv स्क्वायर, सही है बेटा ये चीज? ठीक है, इतना क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी के थोड़े से, हाँ बेटा, थोड़े से पॉइंटर्स लिख लो। पॉइंटर्स माने थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिख लो। सबसे पहली बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाफ mv स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, हाफ mv स्क्वायर होती है ना, तो मास तुम्हारा पॉजिटिव है, वैसे ही अगर आप वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो वेलोसिटी के स्क्वायर का क्या मतलब है? v डॉट वी, है ना? अगर आप वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहे हो तो इसका मतलब है v डॉट वी, तो ये भी तो आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, पॉजिटिव। यस मैम, मैम एक बार प्रीवियस में जाना। अच्छा ठीक है बेटा, विजिबल है? यस मैम। मैम आपकी वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो बच्चा रही है। मेरी वॉइस इसलिए ब्रेक हो रही है क्योंकि इंटरनेट में आपकी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है रचना बेटा, एक बार अपना ना रिफ्रेश करके एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, एक बार लीव करके ज्वाइन करो, उसका वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपकी वॉइस भी ब्रेक होकर आ रही है। ओके मैम। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में भी मैं लिख देती हूँ, तब तक बच्चे नोट डाउन भी कर लो, अगर अभी आवाज नहीं आई हो तो। रचना भी चली गई है, अभी वो आ जाएंगे वापसी। ठीक है, इतना क्लियर है सब बच्चों को? चलूं आगे? यस मैम। चलो
अब काइनेटिक एनर्जी का एक पॉइंट तो हमें समझ में आया कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज मास इज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन kinetic energy and momentum, relationship between kinetic energy and momentum, kinetic energy and momentum। तो अब ये चीज कैसे निकालोगे? हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर, है ना। हमें पता है मोमेंटम कितना होता है, mv के बराबर होता है। तो मैम कुछ तो रिलेशन आएगा, कुछ तो रिलेशन आएगा। हाफ pv। ठीक है, अब वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं चाहिए हमें मामला, वेलोसिटी को भी एलिमिनेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दोगे तो आपके पास v स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी। एनर्जी की जगह ना k लिख देती हूँ, e की जगह k लिख रही हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय k विच इज द काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2 मास मल्टीप्लाइड बाय k। सही है। तो अगर मैं यहाँ पर अब मोमेंटम के अंदर कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, तो मास तो नीचे हाँ जाएगा। मास नीचे आएगा, मैं वही बोलूं कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2k अपॉन मास, तो ये हो गया आपका 2k अपॉन m। तो अब अगर ये वाली चीज जो है वो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तब क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, मोमेंटम और एनर्जी के बीच में कुछ रिलेशन आया नहीं आया। तो अगर मैं ये वाली चीज यहाँ पे डाल दूंगी तो मास से नीचे वाला एक रूट मास कट जाएगा, ऊपर खाली रूट मास बचेगा। मोमेंटम की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। दिस रिलेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ये रिलेशन आप लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये आपका रिलेशन 1 हो गया। अगर आप एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में लिखोगे तो मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर देती हूँ, दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर देती हूँ, मेरे पास आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m मल्टीप्लाइड बाय k। तो काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, p स्क्वायर अपॉन 2m। ये दोनों ही रिलेशनशिप्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको पता भी होने चाहिए। ये खाली इस चैप्टर में नहीं, फ्यूचर में भी अगर मोमेंटम और एनर्जी की कहीं पे भी बात होगी, जैसे अभी मैंने 12th के बच्चों को पढ़ाया था, उनका भी एक क्वेश्चन मैंने इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करवाया। ठीक है, मैम p की वैल्यू अंडर रूट 2m k कैसे आई? कैसे आई, क्योंकि हमें यहाँ से मैंने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली, वेलोसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर v स्क्वायर की मैं वैल्यू लिखूं तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। यस मैम। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2k बाय m। यस मैम। And if I put that here, what will I have? Mass multiplied by under root of 2k by m। तो मास से एक मास, मतलब ये मास रेज टू 1 है, यहाँ पे रूट m है, तो कैंसिल आउट होके रूट m नहीं बच जाएगा ऊपर, ओके मैम। है ना। यस अगर कोई मैम। जिसकी की पावर 1 होती है उसको आप डिवाइडेड बाय हाफ कर दो, उसके रूट से डिवाइड कर दो, तो ऊपर रूट बच जाता है ना। 2 को अगर रूट 2 यस से मैम। डिवाइड करोगे तो रूट 2 बचेगा ना। क्लियर है, ये वाला चीज समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम क्लियर है। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। ठीक है चलो। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी का एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि सपोज आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है, वो कुछ वेलोसिटी v1 से चल रही है, एक का मास कुछ m2 है, ये कुछ वेलोसिटी v2 से चल रही है, एक का मास m3 है, mn तक सपोज आपके पास है, mn है, ये कुछ वेलोसिटी आपकी vn से चल रही है। तो अगर आप लोगों से काइनेटिक एनर्जी इस पूरे सिस्टम की पूछे जाती है, ये रोटेशन में भी वैलिड है, लीनियर वाले केस में भी वैलिड है, तो आप सिंपली सारे के सारे पार्टिकल्स की सारी बॉडीज की एनर्जी को ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी की सारी टर्म्स को ऐड करके आपके पास। अच्छा, मैम हेलो बेटा, हेलो। मैम आपकी हेल्थ कैसी है? मैम कल आप बीमार थे। I am feeling better. I got a stomach infection, so I am feeling better थोड़ा सा अभी, अभी भी मेरे not को भी हुआ था। completely। भाई मेरे को लग रहा है कि सबको हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो दिल्ली का जब से वाटर लॉगिंग का दिक्कत हुआ है तब से पानी में दिक्कत लग रहा है मुझे। हो सकता है, हो सकता है। मतलब मैं तो अपने घर वालों को बोल रही हूँ कि भाई पानी ढंग का ही लेंगे अपन, जबकि मेरे तो घर में सही आ रहा नाक है। भी लाल है एकदम। हाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी अभी मतलब ठीक है, धीरे धीरे आई एम रिकवरिंग, ठीक है हो जाएगा। अच्छा, एक गुड न्यूज सब बच्चों को मैंने दे दी थी कि मेजर टेस्ट जो है वो आपका शिफ्ट हो गया है, अगले संडे होगा आपका मेजर टेस्ट। इस संडे जो आपका टेस्ट का सिलेबस है वो मैंने भेज दिया है, क्योंकि इस संडे कुछ बच्चों को एसओएससी का जो एंट्रेंस पेपर है वो देना है। ठीक है, तो उनके लिए हमने रात के 3-3 बजे तक घंटा मार रहा हूँ मैम, केमिस्ट्री मैम, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहा हूँ मैम, गणित आते हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, अब अगले हफ्ते काम आ जाएंगे, क्या हो गया।
मैम अगले हफ्ते तक मैं भूल गया तो? अरे ऐसे ये सब बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि अगर तैयारी कर ली चैप्टर की तो भूल जाएंगे एक हफ्ते में। मैम मेरे को लगता है मैं 2 दिन में भूल जाऊंगा, मेरे को ये याद नहीं रहता कि आपका नाम क्या है, वो तो चलो आप नहीं नाम वो अच्छा वैसे तो याद हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसे भूलना भूलना कुछ नहीं है, ऐसे कुछ दिक्कत वाली चीज मत करो, ठीक है, सब कुछ याद रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं मैम है, अपना पेपर तो अच्छा ही इजी होगा। शिट किया है ना मैम आपने, मैम 2 दूनी 4 वाले क्वेश्चन दिए ना? हाँ पेपर सही है, पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा है पेपर, मैम अपनी रिवीजन करके जाओगे तो पेपर हो जाएगा। इस बार वाला पेपर अभी मैंने नहीं देखा, नेक्स्ट बार वाला पेपर मैंने देख रखा था तो वो आपका सही था, अच्छे से चैप्टर्स अपने रिवाइज करके जाओगे तो हो जाएगा। इस अच्छा बार मैम वाला ठीक पेपर है। भी आपका देखो, अब एनएलएम और फ्रिक्शन से ही आ रहा है, तो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ही, कवर आपको करने हैं ही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अच्छा मैम ये जो ये होगा बैच स्प्लिटिंग होगी मैम, इसमें कितने स्कोर मेंटेन रखना पड़ेगा? बेटा ये वाली चीज मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ, मैम नहीं ठीक है, जो भी जैसे ये वाली चीज होती है, जैसे ये एक ये बार तो मैं, हर साल ये तो हर साल होता होगा ना, तब तो आपको आइडिया राइट, होगा कि कुछ वैसा 70%। मतलब ऐसा परसेंट कभी नहीं होता, मतलब उसमें हम बच्चों को लिस्ट से ऑर्गेनाइज कर देते हैं, वैसा सीन रहता है कि हाईएस्ट से अपना ऑर्गेनाइज कर देते हैं, फिर अपना बैच स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब वाओ, परसेंटाइल बेसिस रहता है, परसेंटेज थोड़ा कम रहता है, तो परसेंटाइल बेसिस होता है। वैसे वाला सिस्टम होता है, तो कुछ मार्क्स का ऐसा नहीं है, जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं वो आ जाते हैं, जो थोड़ा सा वीक स्कोर करते हैं उनको हम दूसरे बैच में डाल देते हैं। तो आप कौन कौन से बैचेस को पढ़ाओगी ये बताओ? मुझे तो अभी नहीं पता ये वाली चीज, अभी आप लोग टेंशन मत लो इन सब चीजों की, सब अच्छा टेस्ट देने पे फोकस करो, इतना फ्यूचर की टेंशन लेके बैठे हुए हैं सब बच्चे, ठीक है। अब आ जाओ टॉपिक पे वापसी, ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इज दिस पार्ट ओके? क्लियर है बेटा ये वाली चीज यहां तक? अब चलो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आई एम आस्किंग यू गाइज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है कि डज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आप लोगों को मुझे बताना है, बताओ, सोच के बताओ सब बच्चे, यस या नो आंसर टाइप कर दो, लिख दो, जो करना का मैंने कर लो, सोच के बताओ कि आपके हिसाब से क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है या नहीं डिपेंड करती। बताओ बच्चों, सब ऐसे शांत हो गए हैं। यस, रचना इज सेइंग यस, व्हाई डू यू थिंक बेटा? मैम हाँ बिकॉज प्रज्ञा बेटा, अच्छा रचना पहले बोलेगी फिर प्रज्ञा बोलेगी, चलो बताओ रचना बेटा आप क्या बता दो। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है, और वेलोसिटी जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, अनुज ने भी बिल्कुल सही मैम बोला है, बिकॉज यस। जैसा हम हाँ ऑब्जेक्ट लेंगे वैसे तो मास और वेलोसिटी लेंगे। बिल्कुल सही बोला बेटा, बिल्कुल सही बोला कि अब जैसे चलो इसका एक एग्जांपल देके मैं समझा देती हूँ कि सपोज मेरे पास एक गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, ये मस्त ऐसे कुछ वेलोसिटी से चल रही है, v वेलोसिटी से, ये गाड़ी के अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है, ये बंदा है बंदा ए, और एक दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, वो है, उस बंदे का नाम है बंदा बी। देयर इज वन मोर पर्सन, बंदा सी है ये, जो आपका ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो अब जो ए पर्सन है उसको ये दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ, लेट मी टॉक अबाउट ऑब्जर्वर बी फर्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वर बी फर्स्ट। तो ऑब्जर्वर बी के हिसाब से आप लोग मुझे पहले ये बताओ कि ऑब्जर्वर जो ये ए है उसकी वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपके हिसाब से? मैम 0। वेरी गुड, 0 है ना, उसके हिसाब से तो भाई रेस्ट पे है, वो तो दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, जो ए ऑब्जेक्ट है वो आपकी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब है अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखती हूँ इस ऑब्जर्वर की, मतलब काइनेटिक एनर्जी लिखती हूँ इस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv², तो वो हो जाएगी मेरी 0 के बराबर। अब अगर यही सेम चीज ऑब्जर्वर सी देख रहा है, अगर यही सेम चीज आप लोगों का जो ऑब्जर्वर सी है वो देख रहा है, तो ऑब्जर्वर सी के हिसाब से क्या हो रहा है इधर, क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए? ऑब्जर्वर सी आपका ग्राउंड पे खड़ा है, उसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ ए कुछ है नहीं है, यस मैम मैम। होगी मैम ना। यस मैम एफ होगी ना। वेलोसिटी एफ थोड़ी होएगी,
अच्छा v होगी ना। वेलोसिटी उसकी v के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जीरो थोड़ी हुई। अब वही काइनेटिक एनर्जी अगर आपने दूसरे फ्रेम से ऑब्जर्व करी तो आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर आ गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि काइनेटिक एनर्जी आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। ये चीज हमारे तब काम आएगी अगर सिस्टम में कोई सूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, तब भी हमारे ये वाला जो चीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो काम आएगा। ठीक है, इसके एक दो सवाल सॉल्व कर ले बच्चों। यस मैम। चलो सबसे पहले ये वाला सवाल देखो, इस तरीके के सवाल तुम्हारे अच्छे होते हैं, क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं तुम्हारे इस तरीके के सवाल की तरह। तो एक बार बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज मुझे बता दो। हाउ विल वी सॉल्व दिस? मैम हमें दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी 21% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो मैम हम ये मान लेते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी x% थी चलो इनिशियली। ठीक है, इनिशियली ई मान लेते हैं। इनिशियली Yes, ma'am. काइनेटिक एनर्जी वाज E1। और मैम जो हम्म। एनर्जी इंक्रीज हुई है मैम वो E का 21% हुई है मैम। तो कितनी तो हो जो जाएगी एनर्जी? 121/100 into E1। ठीक है, चलो नाउ काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज्ड बाय 21%। यही हुआ है ना, हैज यस मैम। इंक्रीज्ड बाय 21%। तो 21% का क्या मतलब है? 21/100, मतलब 21/100 टाइम्स बढ़ गई है मेरी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि Even मेरी जो होगा। नई एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू पुरानी एनर्जी प्लस 21%, मतलब 21/100 टाइम्स ऑफ पुरानी एनर्जी। ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास एक तरीके से जो नई एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 121/100 E1। इज दिस ओके? ठीक है यस बेटा, मैम। इसको ना सॉल्व करने के तुम्हारे दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि डायरेक्टली एम वी वाला फॉर्मूला अपना यूज कर लो, दूसरा तरीका है p² वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो जो तुम्हें फॉर्मूला सही लगता है वो कर दो। मैं तुम्हारे को थोड़ा सा इजी वाला तरीका बताती हूँ। अब E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ एम V2 का स्क्वायर, है ना। और E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121/100 इंटू हाफ एम V1 का स्क्वायर। तो यहाँ से बेसिकली ये हाफ एम तो कैंसल आउट हो गया। अगर मैं V2/V1 स्क्वायर लिखूं तो मेरे पास 121/100 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? दैट V2/V1 इज इक्वल टू 11/10। दिस इज ओके? यस मैम। मैम स्क्रीन थम रखी है। अच्छा, ठीक है, ये चीज तुम डायरेक्टली अगर यहाँ पर p²/2m का एक्सप्रेशन डाल दोगे तब भी आ जाएगी। अभी विजिबल है स्क्रीन बेटा? यस मैम आपने कटिंग कर दी ना। हाँ, कटिंग नहीं करी। क्या किया था बताओ मुझको। हाँ स्क्वायर रूट ले लिया। हाँ, मतलब स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे हमने। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि बेसिकली इसका मतलब है दैट mv2/mv1 इज इक्वल टू 11/10। मतलब हमारे पास मोमेंटम का रेशियो ही तो आ गया, p2/p1 इज इक्वल टू 11/10। आप लोगों से लेकिन रेशियो नहीं पूछा है, आप लोगों से परसेंटेज चेंज पूछा है। तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ से इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूँ? 100 से 10%। मल्टीप्लाई करके। नहीं, परसेंटेज में आपने पूछा है कि चेंज कितना हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है। तो बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज का मतलब, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। तो ये आपको यहाँ से निकलना है, एक स्टेप में ये भी निकल जाएगा। ये आपको यहाँ से निकलना है, ये भी आपका एक स्टेप में निकल जाएगा। कैसे करेंगे? हमें पता है दैट p2/p1 इज इक्वल टू 11। हमें पता है दैट p2/p1 इज इक्वल टू 11/10। मैं दोनों साइड से -1 कर देती हूँ। तो p2/p1 -1। स्क्रीन मैम अच्छी है क्या? स्लाइड। अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो मैंने बोला p2/p1 हमें 11/10 गिवन है, दोनों साइड पे -1 कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? p2 माइनस p1/p1 विल बी इक्वल टू 11 माइनस 10/10। तो यहाँ से मेरे पास p2 माइनस p1/p1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/10। यस मैम। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर 10%। दो। दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 10%। यही आपका आंसर। सही है? इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आए कैसे सॉल्व करने हैं?
अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट करके आप लोगों को दे दूं, वो भी ट्राई करना, वो आपका थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा कि अब आपको अज्यूम करना है कि आपको गिवन है दैट मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 10%, और ट्राई करके देखो कि काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी आ रही है 21% इंक्रीज हुई या नहीं आ रही। सेम फॉर्मूला लगेगा, बस उसमें उल्टा चलना है। तुम्हें मोमेंटम का इंक्रीज गिवन है तो वहां से तुम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालोगे और फाइंड आउट करोगे कि कितनी वैल्यू से वो तुम्हारी इंक्रीज होगी। सही है बच्चों? क्लियर मैम है? एक सवाल पूछना था। हाँ मैम जब पिछले बार बैच स्प्लिट हुआ था तो आपको कितने परसेंटाइल वाले बच्चे मिले थे? बेटा, मुझे भी याद नहीं है ये वाली चीज। तब भी आइडिया तो होगा ना, 90 नहीं, वाले मुझे आइडिया नहीं है एज सच। जैसे अभी तो हम सारे टीचर्स को अपना स्प्लिट होके मिल जाते हैं, अभी तो मेरे को ये वाला आइडिया नहीं है कि कितने परसेंटाइल वाले बच्चे मुझे मिलेंगे, मुझे कौन सा बैच मिलेगा। ठीक है, नहीं, उस जैसे चीज की अभी तब भी टेंशन मत लो तुम लोग, अच्छा ही होगा सब कुछ, पेपर पे फोकस करो बस। मैम कुछ अच्छा नहीं होगा मैम, मैं पक्का बता रहा हूँ, मेरे को फोटो नहीं मिलेगा। अरे तो कुछ नहीं होता, वो तो जो भी होगा मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास देखते हैं कौन सा बैच आता है, उसमें टेंशन मत लो। अगर किसी और टीचर के पास भी जाते तब भी कोई टेंशन मत लेना, सारे टीचर्स बढ़िया है हम लोग। ठीक है, तब तक बाकी बच्चे ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। और ऐसे टेंशन मत लो यार, ऐसे अच्छा सा स्ट्रेस फ्री रह के पेपर्स दो, अपने अपनी पढ़ाई करो, अपनी मेहनत करो, बस इतने पे फोकस करो तुम लोग। होता है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो वैसे ही चीज को फॉलो करो, अच्छा ही होगा सब कुछ। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये बता दो मुझे। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? फोर्स शोन 10 न्यूटन की फोर्स है, 10 किलो के मास पे लग रही है, बोला है 2 सेकंड के आंसर लिए लग 20 रही है। है। आंसर 20 है। क्या है 20? जूल। वर्क डन? हाँ हाँ वही है मैम। हाँ ठीक है, जूल। वर्क डन तुम्हारा 20 जूल आएगा। अब बताओ वर्क कैसे डन करेगा? कैसे? हाँ बताओ। मैम हमारी जो हमें क्वेश्चन में ना एक फिगर दे रखी है मैम, यानी एक ब्लॉक है मैम 10 kg का, उस पर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और जो सरफेस है उसकी वो स्मूथ है मैम। राइट। तो मैम वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी मैम, मतलब एफ एच मान एफ लो। इंटू एस, राइट, एफ एस कॉस थीटा, राइट। हाँ। तो मैम हमने सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल, हमने ये मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट मैंने ना एस से डिनोट कर रखी है, तो हाफ एटी स्क्वायर हो गया इनिशियल जीरो मार के। ठीक है। और ये एज्यूम कर लिया मैम कि जो हमारी फोर्स है वो एम ए लग रही है मैम। ठीक तो है, वो तो 10 एक्सेलरेशन कितनी आ गई एम ए अगर वन फोर्स लग रही है? मैम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन आ गई, क्योंकि ठीक है, एफ अब हमारे 10 पास था। एक्सेलरेशन आ गई, अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ मैम। तो मैम उससे है ना? हमें डी मिल गया 2 मीटर और वर्क डन से निकल गया। ठीक है, तो एस हमारा हो गया, मतलब यूटी में इनिशियल हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो 0 हो गई। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 है ही, टाइम की वैल्यू आपको 2 सेकंड गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास आई थिंक 2 सेकंड के बराबर ही आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है आई थिंक, है ना? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2 मीटर आ जाएगी। तो अब मेरे पास वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई? वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे एंगल जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो कॉस 0 डिग्री बन जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 जूल। इज दिस पार्ट ओके टू एवरीवन? हाँ बेटा। मैम यहाँ पे 3 सेकेंड्स जो गिवन है वो मैम कौन सा, मतलब कौन सा टाइम गिवन है? कुछ गड़बड़ है इसमें। चलो 3 सेकंड्स गिवन है, 3 सेकंड्स अगर आपको फोर्स लगाई गई है, बट वो फोर्स तो आपकी 2 सेकंड के लिए लग रही है ना। फोर्स आपकी यस अगर मैम। 2 सेकंड के लिए लगी तो रुक जाएगा ना, फिर तो पार्टिकल आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट खास होएगी नहीं, तो आई थिंक यहाँ पर इसका कुछ महत्व है नहीं खास। मैम स्मूथ सरफेस है तो फिर फ्रिक्शन कम लगेगा। हम्म तो फ्रिक्शन मैम लगेगा ही नहीं इस केस में, यस इसको 2 मैम। सेकंड्स ही मान लो, इसको ना 2 सेकंड्स ही मान। ठीक है, अभी सही है? मैम स्क्रीन फ्रीज। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि इसको 2 सेकंड्स ही मान लो आप लोग। यस मैम। ठीक है, अभी आ गई बेटा, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया, अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? हाफ mv स्क्वायर। तो v की वैल्यू कैसे आएगी? v इक्वल टू u प्लस 8। वेरी गुड, गुड जॉब। v इज इक्वल टू u प्लस 80, u की वैल्यू 0 ले लो। एक्सेलरेशन हमने 1 निकाली थी, टाइम आपको 2 गिवन ही है, 2 तो v मीटर की पर वैल्यू भी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी देख सकते हो ना, काइनेटिक एनर्जी भी तो उतनी आ जाएगी।
काइनेटिक ma'am. एनर्जी भी तो उतनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 20 joules. हाँ, हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज 4, तो ये भी आपकी 20 जूल्स आ। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. अब बताओ कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें ना अलग अलग फोर्सेस की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो बहुत सिंपल है ये वाला टॉपिक भी। तो सबसे पहले वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताओ कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब इनिशियली तुम्हारा स्प्रिंग रिलैक्स है, एक पर्सन उसको खींचना शुरू करता है, कुछ वेरिएबल फोर्स लग रही है, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारी फोर्स कांस्टेंट तो है नहीं, ये फोर्स हमारी kx के बराबर है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे फोर्स मेरी चेंज होती रहेगी, जो भी रिस्टोरिंग फोर्स लगती है। तो अब एक पर्सन है, वो वेरिएबल फोर्स से आपके स्प्रिंग को खींच रहा है, तो आपको बताना है कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगी। बिल्कुल सही। अब आप जितनी फोर्स लगा रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर लगती है। तो अब आपको एक्स डिस्टेंस तक उसको खींच के लेके जाना है, उसमें आपको कितना वर्क डन करना है वो हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है सोचो। बहुत सिंपल है। छोटा सा वर्क डन जो होगा वो तुम्हारा कुछ एफ डी एक्स के बराबर नहीं हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय छोटा। यस मैम। इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हें यस पता है कि मैम। जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है, के एक्स, और 0 से x तक हमें लेके जाना है, तो इतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। सही बात है ना? तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करके। अब इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करके बताओ बच्चों कितनी वैल्यू आ जाएगी। व्हाट विल बी द वैल्यू इन दिस केस? kx स्क्वायर अपॉन 2 यस मैम। फ्रॉम 0 टू लेकर x, 0 से लेकर x। अब लिमिट पुट कर दोगे तब तुम्हारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी kx स्क्वायर बाय 2। यही सेम चीज है, पता है हम ना उसमें भी करेंगे, जब हम ऑसिलेशंस और जो ऑसिलेशन में भी स्प्रिंग वाला पार्ट आता है, जब वो पढ़ेंगे तब भी हमें यही सेम चीज करनी है। बट हाँ, आपका जो वर्क डन होता है स्प्रिंग के केस में, उसको अगर स्ट्रेच करना है बाय सम डिस्टेंस x, देन द वर्क डन इन दैट केस इज kx स्क्वायर बाय 2। इज दिस पार्ट ओके? ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर देती हूँ। अब इसी को क्वेश्चन को मैं और एक्सटेंड कर रही हूँ। अब सपोज आपको x से लेकर 2x तक लेके जाना है अपने स्प्रिंग को, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ये पहला वाला पार्ट तो हमारा डन हो गया। अब अगर x से लेकर 2x तक लेके जाना तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा? मैम बस लिमिट्स बदल जाएंगी इसकी। बस बिल्कुल सही बोला, लिमिट बदल जाएंगे तो लिमिट बदलो और बताओ आंसर कितना आएगा। बिल्कुल सही बोला कि पहले मैम सेम ही आंसर आ जाएगा ना, एफ डी एक्स ही तो होगा। बस यहाँ पर अब जब हम छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास के एक्स डी एक्स आ जाएगा एंड लिमिट बदल जाएगी। तो लिमिट बदलने का क्या मतलब है कि x से लेकर 2x तक की लिमिट हो जाएगी, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो लगाओ एक बार, मुझे बताओ व्हाट इज द फाइनल आंसर इन दिस केस। व्हाट इज द फाइनल आंसर इन दिस केस? 3x स्क्वायर अपॉन 2। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा, के 3x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये अब हमारा कैसे निकलेगा, वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हमारे पास आ जाएगा। एंड देन हमारे पास अगर हम x से लेकर 2x तक लेके जा रहे हैं उस चीज को, तो वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव k इंटू 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वर्क डन की वो आ जाएगी 3/2 के एक्स स्क्वायर। इज दिस ओके बच्चों? यस। ठीक है। तो ऐसे हम ये वाला कोई भी स्प्रिंग वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा सबको? यस। ठीक है, चलो अब आगे चले फिर। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? अभी हमने स्प्रिंग वाली फोर्स का सीख लिया। स्प्रिंग वाली फोर्स में हमें पता है कि स्प्रिंग में हमारी फोर्स ही जो होती है वो के एक्स के बराबर लगती है। तो अब वहां से तो जितनी भी फोर्सेस उसको इंटीग्रेट करके लिमिट वगैरह चेंज करके उसके इसमें आप वर्क डन निकाल सकते हो। के एक्स स्क्वायर बाई 2 ही आता है, उसके अंदर थोड़ी सी लिमिट्स वगैरह चेंज करके हमारे आंसर्स आ जाते हैं। सही है बेटा? अब बाकी बच्चे ही बताओ। ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन बताना है और ग्रेविटी की वजह से वर्क डन बताना है।
मैम दोनों को सेपरेटली निकलेगा या कंबाइंड? नहीं, सेपरेट निकालो। वर्क डन बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बताओ पहले, फिर वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बताओ। मैम नॉर्मल रिएक्शन में 0 आया ना। बिल्कुल सही। 0 क्यों आएगा? मैम वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है एम पे, और फिर Perpendicular. डिस्प्लेसमेंट जो है Very उसके परपेंडिकुलर ऐसा डायरेक्शन हुई है। वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से 0 आएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और जो भी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब ग्रेविटी वाले केस में बताओ, ग्रेविटी वाले केस में कैसे निकालोगे? इस सिचुएशन में ग्रेविटी वाले केस में कैसे निकाला जाए? मैम mgh cos थीटा। mgh cos थीटा, ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे mgh cos थीटा तो नहीं आना चाहिए। जैसे ये आपका मास है, नीचे के डायरेक्शन में तुम्हारा mg लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट हमारी कुछ इस डायरेक्शन में हो रही है। डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमारी कुछ इस डायरेक्शन में। तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है? हम थीटा। नहीं, ये एंगल है ना थीटा तो हमारा। तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो 90 माइनस थीटा बन गया ना, Yes, ma'am. यस मैम। है ना। तो mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 माइनस थीटा बन गया। तो इसका मतलब है जब आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? mg, डिस्प्लेसमेंट आपको डेल्टा एस गिवन है, तो mg डॉट डेल्टा एस मल्टीप्लाइड बाय, अब आगे आप क्या करोगे? cos थीटा लगाओगे। Okay, ma'am. तो एंगल कितना रहेगा हमारा? cos ऑफ 90 माइनस थीटा। मैम sin थीटा होगा इसका। वेरी गुड। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा आपको पता है, परफेक्ट हो चुके हो तुम बच्चे मेरे, कि sin थीटा हो जाएगा। अब यहां से देखो, ये डेल्टा एस sin थीटा और h के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है क्या? बताओ, डेल्टा एस sin थीटा और h के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है? मैम किसके बीच में? डेल्टा एस और साइन थीटा के बीच में। यहां से अगर मैं sin थीटा की वैल्यू लिखती हूँ, क्या मैम आएगी? पता नहीं मैम। मैम आयन थीटा लग गया ऐसे आगे। अपॉन डेल्टा है। अरे sin थीटा तुम्हारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर h हो गई अपॉन डेल्टा s। तो h की वैल्यू डेल्टा s sin थीटा नहीं आ गई? ओके मैम। Yes. यस मैम। तो वही चीज हम यहाँ पे डाल देंगे व्हेन वी मैम प्लग। मैम हाँ, तो वर्क डन की वैल्यू हमारी यहाँ पर भी mgh ही आ जाएगी sin थीटा के। हाँ बेटा, ये चीज दोबारा बताओ। ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो तुम्हारा ये ट्राइंगल सा बन रहा है, ये ट्राइंगल में क्या हो रहा है? ये तुम्हारे को एंगल थीटा गिवन है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी कुछ s डेल्टा s के बराबर गिवन है, हाइट तुम्हारी h के बराबर गिवन है ना। तो एक तुम अगर sin थीटा की वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही तो होती है। तो मैम यस मैम। वर्क डन डिपेंड नहीं करता मैम वेज का एंगल क्या है, या करता है? यस, वर्क डन के एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, डेल्टा एस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो तुम्हारा सीधा mgh आ रहा है। वही तो चीज हमने पढ़ी भी है ना, कि अगर आपका जो मास है, अगर आपका जो मास है उसको आप यहाँ से यहाँ पर लेकर आओ, या फिर अपने आप मास को यहाँ से यहाँ तक लेके जाओ, तो दोनों केसेस में आपका mgh ही आएगा वर्क डन। ठीक है, उसको नीचे भी ले आए, अगर आप इधर भी ले आए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर आपकी सेम है तो पाथ पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा। सही है? ओके मैम। तो mgh ही आएगा तुम्हारे पास वर्क डन इन ऑल द केसेस। चलो आगे। मैम एक क्वेश्चन था। हम्म मैम इस जो एम ब्लॉक है मैम, इसको दोनों साइड से आने के लिए सेम टाइम लगेगा? नीचे नीचे आने के लिए सेम टाइम लगेगा दोनों साइड से? नहीं, टाइम तुम्हारा अलग लग सकता है। टाइम तुम्हारा अलग लग सकता है, क्योंकि हो सकता है फ्रिक्शन वगैरह भी यहाँ पर एक्ट करे, वहां पे तो एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं लगती, तो टाइम तुम्हारा अलग लग सकता है, बट तुम्हारा जो फाइनल वर्क डन होगा वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे तो तुम्हारी पूरी की Okay, पूरी mg फोर्स नीचे लग रही है। अगर यहाँ पे नीचे स्लाइड करेगा तो mg का कुछ कंपोनेंट की वजह से नीचे आएगा ना, ओके मैम। है ना। mg sin थीटा कंपोनेंट की वजह से नीचे आता है, वहां पे तो पूरी की पूरी mg लग रही है। सही है, चलूं आगे। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड कर दिया है मामला, कि अब यहाँ पर तुम्हें स्पीड ऑफ द ब्लॉक और बतानी है। तो अब बताओ, स्पीड ऑफ द ब्लॉक कैसे बताओगे? मैम बताओ। mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। ये क्यों बोला आपने ऐसा? ये तो चलो आप निकाल भी सकते हो मैम वैसे, वर्क ये डन। वाली चीज आप
वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, बट वो चीज ना हम वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ेंगे तब लगाएंगे, वो वाली चीज जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तब लगाएंगे। अभी के लिए आप ये चीज मान के चलो कि सपोज मुझे वेलोसिटी निकालनी है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, v इज इक्वल्स टू u प्लस at यूज कर सकते हैं, या फिर हमें टाइम तो पता नहीं कितने टाइम में नीचे आ रहा है, तो एक काम करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज कर लेते हैं। यस मैम। मैम अब यहाँ पर हाँ एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हो ना, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, अब ये जो ब्लॉक है हमारा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ये जो ब्लॉक है इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, नीचे की डायरेक्शन में लग रही है mg, ऊपर की डायरेक्शन में तुम्हारी नॉर्मल लग रही है, यही तो फोर्सेस लग रही है, फ्रिक्शन मैंने बोला नहीं है यहाँ पर है। mg के कंपोनेंट करोगे तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी mg sin थीटा। अरे यार रुको, विजिबल है बच्चों? यस मैम। ठीक है जानती हूँ तो मैं मैम, बोल रही हूँ, हाँ बेटा मेरे को ना पहले लगता था कि मेरे को एफबीडी आ गया तो मेरे को पूरी फिजिक्स आ गई। पूरी नहीं, थोड़ी सी फिजिक्स तो आई गई। मैं खुश हो गया, फिर मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किए जेई के, मेरे से सारे बन गए। फिर मेरे को किसी ने बोला भाई जेई के क्वेश्चन आसान थे, एडवांस की कर। फिर मैंने एडवांस की एफबीडी एक बार ट्राई किए। अच्छा, मैम मजाल होगा कि मैं अब एडवांस का क्वेश्चन पेपर छूने भी जाता हूँ। अरे कुछ नहीं होता, वो हो जाएगा धीरे 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 करके, आपके से सारी चीजें हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैम ठीक है एडवांस तो में अब सर आसान क्वेश्चन के लिए मेरे 10 पन्ने फूक गए, तब भी आंसर गलत आ रहा है। कुछ नहीं होता, आ जाएगा धीरे धीरे, वो भी प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। मैं तो बच्चों को ये बोलूंगी कि यार अभी टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ते रहो। अब यहाँ पर देख लो, हाँ बेटा। मैम प्लीज एक बार ये वाला रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था। अच्छा बेटा, मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर अब आपको स्पीड निकालनी है ब्लॉक की बॉटम पे। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं, हमारे पास mg के दो कंपोनेंट आ गए, mg cos थीटा और mg sin थीटा, यस मैम। है ना बेटा। तो mg sin थीटा कंपोनेंट की वजह से ही मेरा ब्लॉक नीचे आ रहा है, उसी की वजह से जो फोर्स है वो लग रही है, तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। यस मैम। हाँ, F इज इक्वल्स टू ma हो जाएगा, तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू g sin थीटा आ गई। ये क्लियर है? यस मैम। अब ये वाली चीज आई कैन प्लग इन वेलोसिटी, हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ब्लॉक को जस्ट हमने रखा होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास g sin थीटा आ गई है। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है आप लोगों को, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी या तो फिर डेल्टा एस के टर्म्स में लिख लो, वरना मैं h के टर्म्स में भी डायरेक्टली लिख सकती हूँ। हमें पता है दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा, नहीं sin थीटा इज इक्वल टू h अपॉन डेल्टा एस, sin थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन डेल्टा एस। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा एस जो है, जो ये s यहाँ पर है टर्म, उसकी वैल्यू आ जाएगी sin थीटा एच अपॉन अपॉन h। साइन थीटा। तो वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, मैम sin एच थीटा अपॉन अपॉन साइन थीटा। राइट, h अपॉन sin थीटा। तो अच्छा ना, sin थीटा फिर तो कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक है, तो अब हमारा जो sin थीटा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट h अपॉन sin थीटा। तो यहाँ से आपके पास जो वेलोसिटी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, तो यहाँ से आप ये वाली वेलोसिटी से अब अपनी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, जो वो बच्चे ने हमारा बोला कि मैम वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वो यहाँ पे एक्चुअल में प्रूव हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको कर दोगे, तो आपके पास mgh ही आ जाएगा इधर। सही बात है बेटा? क्लियर है? यस यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ना हम सारी अलग अलग फोर्सेस के लिए वर्क डन निकाल रहे हैं। और ये चीज हम कर क्यों रहे हैं, वी आर ऑल्सो डूइंग दिस थिंग, क्योंकि जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता ही यही है कि आपके जितने भी सारे वर्क डन हो रहे हैं, जितने भी किसी भी बॉडी पे वर्क डन हो रहे हैं, सारी की सारी फोर्सेस की वजह से, उसकी वजह से जो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होएगा, वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। सो दैट इज वाई हमें सारी की सारी फोर्सेस की वजह से वर्क डन की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए क्वेश्चन में, ताकि आपका अगर कुछ भी हो जाए तो आप वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओ। चलूं आगे? चलो,
अब ये वाला देखो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंशन, कि वर्क डन बिकॉज ऑफ टेंशन कितना हो रहा है. तो व्हाट विल बी द वर्क डन बिकॉज ऑफ टेंशन इन दिस केस? बताओ, ये पेंडुलम के केस में वर्क डन बिकॉज ऑफ टेंशन कितना हो जाएगा? ओके, अच्छा मैम, बात है। बताओ. कुछ कैलकुलेट नहीं करना है इसमें, इजी है ये तो, डायरेक्टली आएगा. टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है? मैम 0 है। मैम ऊपर की हाँ, तरफ। ऊपर की तरफ टेंशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा परपेंडिकुलर नहीं आ जाएगी. यस मैम 0। यस ये मैम। तो मैंने एग्जांपल भी बताया था कि अगर टेंशन वाले केस में, पेंडुलम वाले केस में हमेशा 0 आता है. तो पेंडुलम वाला जो भी केस है उसमें तुम किसी भी डायरेक्शन में अगर ड्रॉ कर लो, चलो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूं तो यहाँ पे ऐसे ऊपर की साइड पे मेरी टेंशन है, मैम यहाँ आपके पे. जैसे आंसर आ गया। क्या बेटा? मैम आपने जैसे जीपा वैसे ही हाँ, जैसे मैंने बोला वैसे ही आ गया होगा ना. नहीं देखो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, कहीं पे भी आप बनाओगे, किसी भी पॉइंट पे आप बनाओगे तो 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा. तो एट एवरी पॉइंट टेंशन विल बी परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाई वर्क डन विल बी 0 बिकॉज ऑफ टेंशन फोर्स. तो जो आपका पेंडुलम है उसमें टेंशन फोर्स की वजह से वर्क डन हमने नहीं कैलकुलेट करना होता है. चलो अब आगे चलते हैं. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करोगे? ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें तो तुम्हें अलग अलग तरीकों से वर्क डन फाइंड आउट करना है. बताओ, सब कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में, कुछ भी ऐसा फर्स्ट का उठपटा नहीं है. तो 200 आ गया। ठीक है, चलो वेरी गुड. पहला ये है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 10 kg. ठीक है. अब यार 10 kg वाला जो ब्लॉक है वो तुम्हारा ग्राउंड तक पहुंच रहा है ना, तो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. इसका क्या मतलब है? mgh. और पॉजिटिव ही होएगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में तुम्हारी फोर्स लग रही है. तो mgh की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 10 इंटू जी इंटू एच, 200 जूल्स. चलो अब 5 kg की बात कर लो. वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 5 kg कितना है? मैम 100 जूल। वेरी गुड. पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपका cos 180 डिग्री बन जाएगा. ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है. क्या बेटा? मैं ऊपर जाकर हाँ, ये ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारी ऊपर जा रही है. ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने की वजह से क्या हुआ? ग्रेविटी की जो फोर्स है वो तो नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन गया. तो यहाँ पे जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो मास तुम्हारा 5 किलो है, जी 10 है, और एच की वैल्यू हमारी 2 मीटर है. तो इसका मतलब है -100 जूल्स हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब थर्ड तो मैं बोला टेंशन की वजह से बताओ कितना वर्क डन है. यहाँ पे तो टेंशन की वजह से नो मैम सॉरी। बताओ, सोचो टेंशन की वजह से कैसे कैलकुलेट करोगे? टेंशन के लिए कैलकुलेट करने के लिए पहले मैम टेंशन की वैल्यू तो टेंशन निकालनी पड़ेगी. इंटू। यस मैम। टेंशन की वैल्यू निकाल के बताओ टेंशन कितनी इंटू आएगी, तो मास। सॉल्व करो. फ्री बॉडी डायग्राम लगाओ, सॉल्व करो, टेंशन और टेंशन की वैल्यू निकालो. ठीक है, ऐसे कुछ करते हैं ना. एक्सेलरेशन कुछ नेट पुलिंग फोर्स आ जाएगी तुम्हारी. तो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? 5g अपॉन टोटल मास. टोटल मास है हमारा 15, तो 50 अपॉन 15 आ गई ना. 50 अपॉन 15 कितना होता है? 5 से अगर काट देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10/3. सही है. यही आएगी ना हमारी जो एक्सेलरेशन होगी, जिस एक्सेलरेशन से सिस्टम नीचे आएगा वो हो जाएगी हमारी नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 10/3 आ जाएगी. अब अगर आपको टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इक्वेशन बना लो. ये सेकंड वाली की अगर मैं इक्वेशन बनाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टी नहीं, मेरे पास आ जाएगा mg माइनस टी फॉर 10 kg ब्लॉक. फॉर 10 kg ब्लॉक mg
minus T will be equal to ma. सही बात है ना? तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg माइनस ma, mg माइनस ma. तो ये बताओ कितनी वैल्यू आएगी टेंशन की, यहां से कैलकुलेट करो. टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 माइनस 100 अपॉन 3. हाँ, तो टेंशन की वैल्यू आ गई तुम्हारी 200 अपॉन 3 न्यूटन. तो अब वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं ना. जब तक टेंशन की वैल्यू ही नहीं है तब तक वर्क डन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते मैम. जब टेंशन की वैल्यू आएगी तभी तो वर्क डन हम कैलकुलेट कर पाएंगे. तो अब हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई है, अब हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी नो दैट टेंशन की वैल्यू इज 200 अपॉन 3 न्यूटन. एंड हमें डायरेक्शन भी पता है कि पहले वाले ब्लॉक के केस में डायरेक्शन कुछ ऐसे ऊपर की साइड पे है और दूसरे वाले ब्लॉक के केस में भी ऊपर की साइड पे. ये टेंशन ही तो है. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में बताओ मैम मेरा 25 आ रहा है. टेंशन. यस मैम. 25 कैसे आया? मैम एम ए को ना, एम ए दोनों में है ना मैम, तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को. तो मास अलग है ना लेकिन दोनों का. अच्छा मैम. हाँ हाँ. M1A और M2A लेके करो ना, फिर दोनों का मास अलग है. यस मैम. ठीक है मैम. ठीक मैंने है, हो गई बराबर. गड़बड़, पता चल गया. यस मैम. ठीक है चलो, तो एक बार वो वाली चीज से करो, आंसर तुम्हारा ये 200 अपॉन 3 आएगा. ठीक है बच्चा. अब अगर हमें वर्क डन बाय टेंशन ऑन 10 kg ब्लॉक निकालना है तो क्या आंसर आएगा? अच्छा, ओके मैम. ठीक है बेटा. अब हमें अगर वर्क डन बिकॉज ऑफ टेंशन निकालना है ऑन द 10 kg ब्लॉक तो कितना आएगा? टेंशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. कितनी है डिस्प्लेसमेंट? तो 2 मीटर पता ही है हमें. और यहाँ पर अब कॉस्ट में कौन सा एंगल डालूं? कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, है ना? क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना. तो ये कितना हो गया? 200 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का नेगेटिव. तो इस सिचुएशन में जो तुम्हारा वर्क डन आएगा वो आएगा माइनस 400 अपॉन 3 जूल्स. और चौथे वाले में बताओ 5 kg वाले ब्लॉक पे कितना वर्क डन करेगा टेंशन? जितना ये ब्लॉक नीचे आएगा उतना ये दूसरा. वेरी गुड. 200/3 नहीं, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि जितना ये ब्लॉक नीचे आएगा 10 किलो वाला उतना ही तो 5 किलो वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा. तो टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर जो तुम्हारा एंगल बनेगा वो cos 0 डिग्री बन जाएगा. तो यहाँ से जब तुम वैल्यू निकालोगे तो पॉजिटिव 400 अपॉन 3 आएगी. इज दिस ऑल्सो ओके? स्क्रीन पॉज है, एक सेकेंड बच्चा. विजिबल है बेटा? हाँ, ये विजिबल है. ठीक है, चलूं आगे? चलूं आगे बच्चों? चलो, अब एक बार ये वाला देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब तुम्हें मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता दो मेरे को, बाकी सारे वर्क डन तो क्या बताओगे. चलो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पहले बताओ. वर्क डन बाय नॉर्मल पता है कितना आएगा? वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं बच्चा? देख लो बेटा. ठीक है, हो गया. ठीक है, वर्क डन बिकॉज ऑफ नॉर्मल आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल आपके डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है इस केस में. अब बताओ ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन है, वो तो अभी हमने कैलकुलेट भी किया है. व्हाट विल बी द वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी? कैसे निकाला था हम लोगों ने कि मैम नीचे की डायरेक्शन में आपका mg लगेगा और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कुछ ऐसे हो रही है, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा. तो वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा हमारा? mg मल्टीप्लाइड बाय l मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 90 माइनस थीटा. तो अब ये cos 90 माइनस थीटा को आप sin थीटा लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी mgl sin थीटा. इज दिस ऑल्सो ओके?
अब वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा ये बताओ, वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा ये बताओ। फिर एल की वैल्यू पुट करके एमजीएच आ गया था ना वर्क। हाँ वो आ गया था, बट ठीक है वो तो अब बाद में कर लेना, अभी फ्रिक्शन ये भी कर लो, एल साइन थीटा तुम्हारा एच के बराबर हो जाएगा, तो एमजीएच आ जाएगी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रिक्शन की वजह से बताओ क्या होगा, फ्रिक्शन कुछ पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इज इक्वल टू म्यू एन होता है। यहाँ पर n की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी फ्री बॉडी डायग्राम से, फ्री बॉडी डायग्राम यूज में आएगा इस चैप्टर में भी, ऐसी बात नहीं है कि फ्री बॉडी डायग्राम तो मैम भूल सकते हैं, वो चैप्टर खत्म हो गया, नहीं कुछ नहीं भूलना है। अब यहाँ पर तुम्हारा नीचे की साइड पे लग रहा है mg, तो इसके कॉम्पोनेंट नॉर्मल एमजी cos थीटा के बराबर होती है। बिल्कुल सही बोला बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा mg cos थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा mg sin थीटा, ये है हमारा नॉर्मल, और ये है हमारा एमजी cos थीटा हो गया। बिल्कुल सही, पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू एन के बराबर, इसका मतलब है फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। सही है। अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से कितना आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी एल के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस, तो कॉस क्या एंगल बनाएगा डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन, 180। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में बन जाएगा 180 डिग्री का एंगल, तो हमारे पास आ जाएगा cos 180 डिग्री। तो अगर आप वर्क डन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू mg l cos थीटा। मैम ये न्यू mg cos थीटा कैसे आया, मैम ये समझ में नहीं आया। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होती है मैम है ना, तो n की वैल्यू तुम्हारी mg cos हाँ, थीटा आ समझ जाएगी गया। इधर, मैम ये किसने दे Yes, ma'am, रखा yes, कि मैं जो समझ न्यू गया। लेस देन है tan थीटा के। ताकि स्लिपिंग हो पाए, अगर म्यू तुम्हारा tan थीटा से बड़ा है तो स्लिपिंग नहीं हो पाएगी। ओके मैम। ठीक है, म्यू और tan थीटा के बीच में रिलेशन होता है ना, अगर वो ज्यादा जैसे हमने देखा था ना क्रिटिकल एंगल एक होता है एंगल ऑफ रिपोज, तो अगर वो क्रॉस नहीं होगा तो तुम्हारी स्लिपिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हें खाली ये बता रहा है कि स्लिपिंग हो रही है तुम्हारी। सही है, चलूं आगे। यस मैम। अब इसी वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रही हूँ, वो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी वाली चीज को आगे एक्सटेंड कर रही हूँ कि इस केस में तुम मुझे काइनेटिक एनर्जी बता दो ब्लॉक की बॉटम पे कितनी होगी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम। मैम वो जीरो। बताने के लिए नहीं, जीरो नहीं होएगी, जीरो कैसे होएगी, किसी वेलोसिटी से तो नीचे आएगा। ऐसे मैम भी निकालने पड़ेगा। हाँ वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकालने के लिए अपन को निकालनी पड़ेगी फोर्स, तो फोर्स कैसे निकालोगे, अब ये हमें वेज गिवन है और इस वेज के एनर्जी ऊपर में अच्छी mgh आएगी। mgh से निकाल लो, वरना ये वाला तरीका भी एक बार देख लो, mgh से भी तुम्हारे पास ठीक है, बट यहाँ पर तुम्हारे पास फ्रिक्शन भी आ रहा है ना, तो उसकी वजह से भी तो लॉस हो रहा है, डायरेक्टली mgh लिख नहीं सकते हम लोग, फ्रिक्शन की वजह से लूज भी हो रही है हमारी एनर्जी। तो इस सिचुएशन में ऊपर की केस में नॉर्मल लग रहा था, हम बोल रहे हैं, और क्या क्या फोर्स लग रही है मैप तो मैम फिर नीचे की mgh, डायरेक्शन में हमारी, तो मैम फिर तभी तो फिर मैम फिर पोटेंशियल mgh एनर्जी और माइनस काइनेटिक में जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा ना, हाँ कुछ माइनस में भी टर्म आएगी फ्रिक्शन की वजह से जो आती है। yes, मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा कौन सा कंपोनेंट लगेगा, mg sin थीटा कंपोनेंट, mg sin थीटा कंपोनेंट लगेगा, और फ्रिक्शन और लग रहा है, फ्रिक्शन हमारा और लग रहा है ऐसे। सही है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है विद सम एक्सेलरेशन। तो अब हमें पता है दैट सबसे पहले तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू एन विच इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। अब यहाँ पर अगर आप इक्वेशन बनाओगे, क्या इक्वेशन बनाओगे, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से आ जाएगी mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। तो एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू आ गई बेटा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, इज दिस ओके, आ गई ना, वेलोसिटी की भी तो वैल्यू आ गई। यस। ठीक है, अब इतना आ गया तो वेलोसिटी की जो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2as वाली इक्वेशन है वहां पे प्लग इन करो और आपके पास वेलोसिटी की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो चीज करोगे वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई गई है, एक सेकेंड। अब अगर हम आगे चलते हैं वेलोसिटी की वैल्यू देखते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as हमें पता है,
v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर हमारा 0 है, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी आई थी g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, तो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट है l के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना, v स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, v स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ mv स्क्वायर होती है, तो ये हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी मास इनटू sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय l। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास कितनी आ रही है, mgl sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जो mgl sin थीटा है ये तो हमारी टर्म है जो mgh के बराबर है ना, बच्चे बोल रहे थे ना कि mgh आएगी मैम वैल्यू, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये तो mgh के बराबर आ रही है, बट उसमें से हमें कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट करनी पड़ी है क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से, वर्क डन की वजह से टर्म हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही है। इज इट ओके बच्चों? एक बार प्रीवियस यस मैम, इट्स ओके, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो एक बार देख लो ये प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, आज की क्लास में मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ बेटा, इससे प्रीवियस अच्छा इससे प्रीवियस सॉरी, ठीक है बेटा।